नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का अध्ययन कर जा रहे हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका रचनाकाल 1904, प्रकाशित सरस्वती में, संवादात्मक शैली या पत्रात्मक शैली में रचित। इस पर शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव माना जाता है और इसका संग्रह कुसुम संग्रह में 1911 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित में किया गया है और बहुदेव पांडे ने इसे पहली राजनीतिक कहानी माना है। इसमें कोई परिच्छेदों की बात नहीं की गई है और ये पहले निबंध के रूप में लिखी गई है, जिसको लक्ष्मी सागर वासने ने माना है। और गोपाल राय का कथन है कि ये कहानी लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य माना है। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ। इनके बचपन में रानी और चारूबाला आदि नामों से पुकारा जाता था। इनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। 1904 से 1917 तक बंग महिला के नाम से रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। हिंदी कहानी में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। बंगला में प्रवासिनी नाम से लिखती थी और हिंदी में बंग महिला। बंगला में प्रवासिनी और हिंदी में बंग महिला। जहाँ पर बंग महिला है, बंग यानी बंगला, वो है हिंदी में और प्रवासिनी है बांग्ला में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दुलेर भाई 1907 सरस्वती में, भाई बहन 1908, बाल प्रभाकर, हृदय परीक्षा 1915 सरस्वती में, कुंभ की छोटी बहू 6, दलिया 1909, नव जागरण में फर्स्ट छापामार लेखिका नाम से विख्यात हैं। इनकी रचनाओं को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने कि चंद्रदेव ने कुंभ में दुल्हई की, फिर भाई बहन की दुल्हई की और फिर उनको दलिया खिलाया और हृदय की परीक्षा दी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वासने जी ने अपने निबंध नवगीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। लक्ष्मी सागर वासने हैं, उनका एक निबंध संग्रह निबंध है नवगीत। उन्होंने लिखा है कि ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं है बल्कि एक निबंध है। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है। कलकत्ता के साथ ही मुंबई, काशी इत्यादि शहरों का भी वर्णन आया हुआ है, जिसमें लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना और कुछ सवाल करती हैं। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य के साथ साथ भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत पक्षधरता का भी वर्णन विषय बनाया गया है। इस कहानी का मूल विषय यही है, मुख्य बिंदु। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे का निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का भी वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो गया था, मतलब प्रक्रिया, और 1904 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ। बहुदेव पांडे का एक कथन है जो कि दुलाई बाई के संबंध में है, दुलाई बाई कहानी के संबंध में है। उन्होंने लिखा है कि बहुदेव पांडे भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन किया गया है। दुलाई बाई के संबंध में ये कथन है। मुख्य बिंदु यही है कहानी के संबंध में जो अपने को याद रखना चाहिए। इस कहानी में कलकत्ता, मुंबई और काशी का भी वर्णन आया हुआ है, शहरों का भी जिक्र हुआ है। मतलब बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया और कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस कहानी में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है।
इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र हुआ है। इस रचना में चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में देश की बदहाल आर्थिक स्थिति, लॉर्ड कर्जन ने देश की धज्जियां उड़ाई थी, उसकी बात कर रहे हैं। देश में फैली बेरोजगारी, वो तो वर्तमान समय में भी पता चल रहा है, और नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है। सन 1911 में काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इस कहानी की लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, इनके पति का नाम भी चंद्रदेव ही है। इस कहानी में पात्र कौन है? लेखिका खुद है, जो कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, प्रवासिनी इत्यादि नामों से भी जानी जाती है। चंद्रदेव इनके पति, और चंद्रमा को संबोधित करके लिखी गई है, यह पति को संबोधित करके नहीं लिखी गई है। चित्रगुप्त, धनवंतरी, लॉर्ड कर्जन, कार्तिकेय, चैतन्य महाप्रभु, विश्वकर्मा मूल कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपन कहानी की शुरुआत की हर एक कहानी की पहली पंक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कहानी की पहली पंक्ति से ही सामने कहानी का नाम देकर मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। हे भगवान, हे चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। राजेंद्र बाला घोष ने चंद्रदेव से 2-4 बातें करने का जिक्र किया है। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कृपा कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनाती हूँ, आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हो। क्या यह बात सत्य है? यदि यह सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। चंद्रदेव की जो सृष्टि है वो इस सृष्टि के साथ ही हुई है, ऐसा राजेंद्र बाला घोष का अनुमान है कि जिस समय ये सृष्टि बनी थी उसी समय आपका भी सृष्टि इस दुनिया में हुई थी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े गए जा सकते हैं। तब लेखिका ने कहा कि आप तो बहुत सारे ढेर सारे पुराने और बूढ़े गए जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक सा ही और एक ही स्थान में काम करते हैं, एक ही स्थान में करते आते हैं। पर यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? राजेंद्र बाला घोष ने कहा है कि आप इतने पुराने और बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप सदा पुराने ही सही, लेकिन एक ही काम करते हो, एक ही स्थान में करते आते हो, आपकी बदली भी नहीं होती है, आपको पेंशन भी नहीं मिलती है। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। लेखिका ने चंद्रदेव से कौन से विभाग में सर्विस करने की बात कही है? न्यायशिला गवर्नमेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते अंत में इस वृद्धा अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। लेखिका ने कहा कि आप अगर न्यायशिला के गवर्नमेंट के पद पर होते तो आपकी अब तक तो पदोन्नति हो जाती और आप रिटायरमेंट भी हो जाते, और अब आप रिटायरमेंट के बाद काशी में बैठकर हरि का नाम का स्मरण करते और अपने आप को परलोक में पाते। पर यह बड़ी भारी भूल है। लेखिका ने कौन सी बड़ी भारी भूल बताया है कि न्यायशिला में आपने नौकरी नहीं की। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। लेखिका भूल गई कि मैंने ये भूल गई कि आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया।
ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। ये अंग्रेज़ों की जाति पक्षधरता की नीति की बात कही है कि भाई अपनी जाति के लोगों को ही अच्छी पोस्ट देकर उन्हें उच्च पदों पर आसीन करना। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य क्या है कि भगवान भी अगर पक्षपात कर रहे हैं तो अंग्रेज पक्षपात करे तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दीजिए। लेखिका ने कहा है कि अगर आपको हमारे भारत की सेवा करनी है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दी। आधुनिक भारत प्रभु किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। अपने को बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये चंद्रदेव के बारे में कहा गया है। नहीं जी नहीं, ये व्यंग्य बात है। आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा गया है, इसका खास ध्यान रखें। स्टार कर दीजिए। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये भी रंग भेद की नीति के बारे में बता रही हैं लेखिका कि आप भारत नीच, अदम यानी नीच भारतवासियों की भांति कृष्णांग यानी काले रंग के तो है ही नहीं। आपको अच्छी नौकरी देने में गौरांग यानी अंग्रेज जाति कुपित नहीं हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। आप तो यानी चंद्रदेव के बारे में भी बात कही गई है। आप तो एक सुयोग्य हो, कार्यदक्ष हो, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव और महात्मा है। ये चंद्रदेव के बारे में विशेषण आए हुए हैं। कौन सा पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, यहाँ पे भी सवाल बनता है, थोड़ा ध्यान रखें। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती अवश्य वे अवश्य ही भेज देवेंगे। लेखिका को इस बात का विश्वास है कि लॉर्ड कर्जन जब हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता, यहाँ स्थायी भाग्य विधाता लॉर्ड कर्जन को कहा गया है कि बनकर आवेंगे तो वे आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं लेकिन किसी मिशन में भर्ती अवश्य कर देंगे आपको, क्योंकि उनको मिशन और कमीशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किनको? लॉर्ड कर्जन को मिशन और कमीशन। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल सा अंतर हो गया है। लेखिका चंद्रलोक की जो रीति और नीति के बारे जो सृष्टि से आदिकाल से वर्तमान तक जो प्रचलित है वे सब आज भी हैं, लेकिन लेखिका वर्तमान तत्कालीन भारत की परिस्थितियों के बारे में बता रही है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल जितना अंतर आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूरदृष्टि से भली भांति न देख सके होंगे। लेखिका चंद्रदेव से कह रही है कि आप बहुत दूर हैं, इसलिए आपके नेत्रों की ज्योति है वो अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की जो संतानें हैं वह लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। मतलब ये कुपोषण की बात कर रहे हैं कि बचपन में ही उनको चश्मा धारण करने की आदत सी लग गई है, और हमारे यहाँ दीनहीन क्षीण भारत को उतनी दूर से भली भांति नहीं देख सकते हैं। अतएव मैं आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आप
आपको इतना अवकाश कहाँ। फिर भी लेखिका चंद्रदेव से निवेदन करती हैं कि एक बार आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर आप भारत देख तो जाइए, पर आपको अवकाश कहाँ मिलता है। 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य रहती है। हफ्ता में एक दिन तो नहीं तो लेकिन हर महीने में अमावस्या के दिन तो आपको हॉलीडे या अवकाश जरूर मिलता होगा। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। ये किस दिन की बात कर रहे हैं? अमावस्या के दिन की बात कर रहे हैं। इस भारत में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिल जाएंगे। जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण नहीं हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ते को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। लेखिका चंद्रदेव से कहती है कि अगर आप पूरा भारत एक दिन में भ्रमण नहीं कर सकते हो तो केवल भारत की राजधानी कलकत्ता, तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन के समय की, कि आप हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता अवश्य घूमकर आ जाइएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लक्कड़ दादा निकले। जब आप हमारी राजधानी कलकत्ता को देखेंगे तो आपको यह मुंह से जरूर निकल जाएगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी दादा निकले हैं। यही क्यों? आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटकेलियाँ किया करती हैं। चंद्रदेव की प्रिय सहयोगिनी कौन है? बिजली है, दामिनी, जो मेघों पर आरोहण है, उस पर सवार होकर आनंद के साथ अटकेलियाँ करती है। वह भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। यहाँ वह भी बेचारी मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। ये किसकी बात चल रही है? ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये बिजली की बात हो रही है। बिजली को भी यहाँ पर लोगों ने खिलौना बना के रख दिया। भगवान निशानाथ कहा गया है। ये भी विशेषण चंद्रदेव के लिए आया हुआ है। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी आपकी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। लेखिका चंद्रदेव से कहती है कि हे निशानाथ, जिस समय आप निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जाते हैं, उस समय नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। ये बातें बिजली के संदर्भ में कही गई है कि आप नहीं होते हो तो रात को भी दिन बना देती है बिजली चमक कर। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। आपके चंद्रलोक में जितने देवता हैं उतने ही उनके वाहन हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। ये भी ध्यान रखें किन किन वाहनों का संदर्भ दिया गया है। किसी का गज है तो किसी का हंस है, किसी का बैल है तो किसी का चूहा है। हंस सरस्वती माता का है, बैल शिव जी का है, चूहा गणेश जी का है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अनिमेव के माथे ही मटा गया है। लेकिन यहाँ का सारा बोझ तो चपला यानी बिजली और अनिमेव के माथे ही मटा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। कौन? चपला और अनिमेव। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा है, झट से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। हमारे यहाँ पर श्वेतांग महाप्रभुगण को भी कुछ कठिनाई का सामना आ जाता है तो वो भी झट से इलेक्ट्रिसिटी या
बिजली को लाकर पटक देते हैं। बस कठिन से कठिन कार्य सहज। यहाँ पे कुछ स्थानों का जिक्र आया है, उनका ये थोड़ा क्रम ध्यान रखें। ये उनका क्रम है। पहले कलकत्ते के कारखाना, फिर ईडन गार्डन की बात कही गई है, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, फिर मिंट यानी टकसाल। ये आगे आ जाएंगे। कठिन से कठिन कार्य का संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रहते हैं। ये बेरोजगारी के संदर्भ में करारा व्यंग्य किया गया है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी के स्पर्श तक करने से किसी भांति किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या रे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासीवर्ती ही लिखा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्योम विद्युत देवी को पहले किसी को बिजली को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज वो हर घर में ऐसे आ गई है और वह आश्रित नारियों की तरह हो गई है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासीवर्ती ही लिखा। दासीवर्ती किसके लिखा है? व्योमवासिनी विद्युत देवी यानी बिजली के संदर्भ में। ये स्त्रियों की दशा के बारे में बात कही है। हरिपदो उद्दवा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान पर बंधन से ग्रस्त हो रही हैं। ये गंगा के बारे में बात कही गई है कि जगह जगह वहाँ पर बांध बनाकर उनको बांधा गया है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और आधुनिक विकास की आलोचना की बात की गई है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। किसके? गंगा के। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगी कि हमारी अमरावती तो इसके आगे फीकी जान पड़ती है। हमारी अमरावती तो इसके आगे फीकी जान पड़ती है। ये कथन किसका है? देवराज सुरेंद्र यानी इंद्र का है। किसके संदर्भ में? कलकत्ता के आगे वो फीकी नजर आ रही है। वहाँ के ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है, और कलकत्ता का ईडन गार्डन है जो कि अमरावती के नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विधा को देखकर वीणा पाणी सरस्वती भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। ये कथन किसका है? विद्या की माँ देवी शारदा का यानी सरस्वती। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छोड़ जाएंगे। देवों का सेनापति कार्तिकेय को बताया गया है और उनको भी कहा गया है कि फोर्ट विलियम के फौजियों का सामान देखकर तो आपके भी कार्तिकेय बाबू का छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति माँ से देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। ये कार्तिकेय है ना, देव सेनापति, ये खास बंगाली बाबू जचते हैं। कार्तिकेय के लिए दो विशेषण आए हैं, एक तो देव सेनापति और बंगाली बाबू। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है और कार्तिकेय का सुंदर वाहन मयूर है। पीछे भी 4 वाहनों के नाम बताए गए हैं, जिसमें ये मयूर भी है जो कार्तिकेय का है। मयूर, जिसमें गज, हंस, बैल, चूहा। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ कैमेंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तना आपकी प्रिय सहोदरा
सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। कलकत्ता में एक केमेंट यानी टकसाल को देखकर आपकी जो है प्रिय है कमला देवी, सहोदरा है और सिंधु तनया कमला देवी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आप सादर निमंत्रित सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ हो, जो आप अनादिकाल से नित्य उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक की शशांक, ससदर, ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। वपु का अर्थ होता है वस्त्र, और चंद्रदेव के लिए कौन कौन से विशेषण आए हुए हैं उनमें कल की शशांक और ससदर, ससलांछन, सस नाम से जो जितने भी विशेषण आए हुए हैं वो चंद्रदेव के लिए आए हुए हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिसकी कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर मास से फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं हुए। बंबई में महारानी विक्टोरिया की एक प्रतिमूर्ति लगी हुई है जिस पर काला धब्बा लगा हुआ था, उनको भी प्रोफेसर गज्जर महाशय ने उनके काले दाग को छुड़ा दिया, तो आपके काले दाग को छुड़ाना कौन सी बड़ी बात है। दिख तो रहा ना भाई ठीक से। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे वायुमंडल की छाया पड़ती है, चंद्रदेव आपके और आपके स्वामी सूर्य भगवान, चंद्रदेव को स्वामी किसे बताया गया है? भगवान सूर्य को बताया गया है। जब हमारे भूमंडल पर छाया पड़ती है तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। लेखिका कह रही है कि जब आपके ऊपर आपके स्वामी की यानी भगवान सूर्य की जब कि हमारे भूमंडल पर छाया पड़ती है तब आपको क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तब ग्रहण लगता है। लेखिका तो कह रही है कि सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की उनकी छाया हमारे भूमंडल पर पड़ती है तब आपको ग्रहण लग जाता है। लेकिन चंद्रदेव का मानना है वही पुराने अंधविश्वासों वाली बात कि जब कुटिल ग्रह राहु की बात कही गई है, राहु लगने से भगवान चंद्रदेव को क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। कि कुटिल ग्रह राहु निकल आता है तब हमको ग्रहण लग जाता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे चंद्रदेव, मैं आपसे विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। यह अंधविश्वास की बात की गई है कि इस अंधविश्वासों को आप उखाड़ कर फेंक दीजिए। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधर का साम्राज्य है। ये थोड़े से चंद्रदेव के लिए विशेषण आए हैं, मैंने साइड में लिखे हैं। सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव, महात्मा और निशानात। इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ग्रहण कैसे लगता है। लेखिका का मानना है कि भाई सूर्य की जो छाया है ना हमारे भूमंडल पर पड़ती है तब आपको ग्रहण लगता है। लेकिन चंद्रदेव का मानना है कि कुटिल ग्रह राहु है ना, वह आता है तब हमें
ग्रहण लग जाता है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उच्च शिक्षा प्राप्त जो काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रहते हैं। और यहाँ पर भी आया हुआ है काठ के पुतलों की भांति। दोनों में थोड़ी अलग अलग बात की गई है। काठ के पुतलों की भांति, यहाँ पर भी काठ के पुतलों की भांति देख लीजिए। पहली बार तो काठ के पुतलों की उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई है और दूसरी बार काठ के पुतलों में राजा महाराजाओं की बात की गई है। और अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है, यानी कृषि की ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी है अंग्रेज़ों ने कि पहले जैसा भारत भाग्य विधाता अब नहीं रहा है। अब तो आप लोगों के अज्ञात और एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। एक अन्य द्वीपवासी हैं, परम शक्तिमान है गौरांग महाप्रभु, इस भारतवर्ष का जो राज्य वैभव है वो भोग रहे हैं। अपन कहानी ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष का राज्य वैभव कौन भोग रहे हैं, अपने को लगेगा कि चंद्रदेव ही होंगे। नहीं, ये गौरांग महाप्रभु है। अब तक मैंने जितनी भी बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, चाहे सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कटाक्ष का ही परिणाम है। लेखिका कह रही हैं कि आज अभी तक मैंने आपसे जितनी भी बातें की हैं ये सब विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कटाक्ष का ही, कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती हैं। यहाँ पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती हैं, पर आपके वंशधरों में 2-4 राजा महाराजाओं के नाम मात्र के भी हैं, वे भी काठ की पुतलों की भांति। 2-4 राजा हैं जो भी वो भी काठ के पुतलों की भांति हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों के इशारों पर नाचने वाले राजाओं का जिक्र किया गया है, जो अंग्रेज़ उन राजाओं को अपने इशारों पर नचवाते थे। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। लिखा हुआ सीधा बात है कि वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्या उनकी प्रजा सुखी है या दुखी है। राजा को कोई मतलब नहीं है, राजा अपनी ऐश मौज में ज़िंदगी जी रहे हैं और अंग्रेज ऊपर से ध्यान रख रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप मौज करो और हमको अंदर आने दो। यदि आप भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अवश्य साथ लेते हैं। लेखिका चंद्रदेव को तो निमंत्रण दे रही है, साथ में 2 और व्यक्तियों को भी निमंत्रण दे रही है। एक तो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली की बात है तो उनको तो साथ में लाना ज़रूरी है, धन्वंतरी महाशय, और एक देवताओं और चीफ जस्टिस, उनको भी चित्रगुप्त जी को तो साथ जरूर लाना, नहीं तो बात बनेगी नहीं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों की सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत सी बातों का बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। और धन्वंतरी महाशय को लेके आना तो आपको यहाँ की चिकित्सा पद्धति के बारे में पता चलेगा। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करें हाँ कि ऐसी खोटी घटनाएं आपके साथ ना हो, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े। हाँ, प्लेग को बिका गया महाराज की उपाधि दी है, पूछ ले भाई, तो वहाँ से निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी, तो वहाँ से निकालना सहज बात नहीं होगी। किसके बारे में जिक्र किया गया है? प्लेग महाराज के बारे में। ये प्लेग महाराज के बारे में जिक्र हो रहा है और ये चिकित्सा पद्धति पर व्यंग्य किया गया है, ये भी बात ध्यान रखें। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? जब यहीं के चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपके देवलोक की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर क्या करेगी? ये भी व्यंग्य है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की कुछ धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून में
बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। भाई फैमिली डॉक्टर को तो आप ऐसे लेके आना कि यहाँ की कुछ चिकित्सा पद्धति को सीखेंगे, और चित्रगुप्त जी को आप इसलिए लेके आना कि यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर आपके भी जो दंड विधान है उसमें कुछ सुधार कर सके, और ये भी न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं, कि भाई आप 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाना अगर आपको इतने ज़्यादा लिखने पढ़ने में परेशानी हो तो। जब प्लेग को क्या कहा गया महाराज लौसा कि अपार अनुग्रह से आपके ऑफिस में कार्य अधिक हुए तो उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य अधिक हुए तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स बहुत काम आएंगे, कि उनको भी साथ में लेना। वे दो दिन का काम 2 घंटे में कर लेते हैं, इतना फास्ट, सुपर फास्ट। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कह दी हैं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। उसको क्या बोलते हैं कि जिद्दी पत्ती है बहुत, चंद्रदेव होता, मुंह नहीं खोलता है पत्नी के आगे, एक भी उत्तर नहीं दिया चल के, और पत्नी ने बहुत अच्छी क्लास लगा ली। परंतु आपके इस मौन अवलंब को मैं स्वीकार सूचक समझती हूँ कि भाई है जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने मेरी बातों को स्वीकार कर लिया, स्वीकार सूचक मानती हूँ। इसलिए कोई जवाब नहीं देता है तो आदमी समझ जाता है कि हाँ इसकी यहाँ ही है। अच्छा, तो आप मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफ़ा यहाँ से आइएगा ज़रूर, कि आप मेरी प्रार्थना कबूल करके आप एक दफ़ा ज़रूर आइएगा बंग मेला। और ये कहानी का अंतिम वाक्य है कि एक बार मेरी प्रार्थना कबूल करके यहाँ आइएगा ज़रूर। यहाँ पृथ्वीलोक की बात की जा रही है। थोड़ा व्यंग्य देखते हैं कहाँ कहाँ पर व्यंग्य किए गए हैं, ये देख लीजिए। काठ के पुतले, पहली बार तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक के बारे में कहा गया है, फिर राजा महाराजाओं के बारे में बात की गई है। व्यंग्य, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य है, औपनिवेशिक भारतीय व्यवस्था पर व्यंग्य है, न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, रंगभेद और पक्षपात की नीतियों पर भी व्यंग्य है, सरकारी मिशन और कमीशन के बारे में भी व्यंग्य है, उच्च शिक्षा प्राप्त जो बेरोजगार बैठे हैं उन पर भी व्यंग्य है, पढ़ लिए लेकिन नौकरी नहीं लगी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कुल गंगा जी का रास्ता रोक दिया, और कुछ विशेषण आए हुए हैं उनका जरूर ध्यान रखें। आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन है, वो बाप जी थे जो है वो मोटा, कृष्णांग काला भारतीय और गोरांग अंग्रेज, स्थायी भारत भाग्य विधाता लॉर्ड कर्जन साहब, निशानाथ चंद्रदेव, व्योमवासिनी विद्युत देवी, ये किसके लिए कहा गया है? आश्रित नारियों के लिए। हरिपतुरता त्रैलोक की पावनी, ये गंगा के लिए कहा गया है। बंगाली बाबू और देव सेनापति कार्तिकेय के लिए कहा गया है। प्रिय तनया और पितृ प्रिय सहोदरा, ये कमला के लिए कहा गया है। भुवन भास्कर, ये तो सूर्य के लिए कहा गया है। फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी साहब और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा, और इसके जल्दी मैं आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।